नमो नमः। कक्षा में उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन प्रश्न कुंडली पर आधारित कुंडली फलादेश की कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा में हम लोग जो कल की कक्षा हुई थी उसमें ढेर सारे विषय वस्तु बाकी रह गए थे। रोगी के स्वस्थ होने के योग, यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में है या घर पर ही है, बीमारी कैसी भी हो, गंभीर बीमारी हो या क्या हो, प्रश्न यह है कि व्यक्ति स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, कब तक होने की संभावनाएं हैं। तो हम लोग प्रश्न कुंडली से कैसे देखेंगे? इस प्रकार के प्रश्न प्रश्न कुंडली से देखने पर सटीक होता है और संभावना भी बनती है। ऐसे इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के लिए हम स्वयं प्रश्न कुंडली का ही उपयोग करते हैं। तो आइए चलते हैं, आज की विषय वस्तु हम लोग शुरू करते हैं कि रोगी, यदि व्यक्ति रोगी है तो जल्दी स्वस्थ होगा या नहीं। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया था कि प्रश्न कुंडली से कैसे जाने कि व्यक्ति स्वस्थ है या रोगी। यदि आपने उस कक्षा की वीडियो नहीं देखी है कल की, तो आज की कक्षा की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसकी भी लिंक दे देंगे, आप उसे भी देख लें। कल की कक्षा में भी यदि रोगी है तो जल्दी स्वस्थ होगा कि नहीं, इस पर 2-4 सूत्रों का हम लोगों ने उपयोग किया था। यदि उन सूत्रों की पुनरावृत्ति हो जाए तो आप लोग याद दिला दीजिएगा कि यह सूत्र हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो आज के लिए सबसे प्रथम सूत्र कि प्रश्न कुंडली बनाएं। प्रश्न कुंडली बनाने के बाद में सबसे पहले चंद्रमा को देखें। सबसे पहले चंद्रमा को देखें कि चंद्रमा कहाँ है। इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में है। आपके द्वारा बनाए गए प्रश्न कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो सकते हैं। यदि चंद्रमा कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में न हो, चंद्रमा किस भाव में न हो? 6ठे, 8वें, 12वें में न हो तो रोग बहुत जल्दी स्वस्थ होता है। मतलब व्यक्ति जल्दी स्वस्थ होने की संभावनाएं बनती है। चंद्रमा का एक कंडीशन, चंद्रमा का केवल एक यही कंडीशन नहीं है, और भी है। चंद्रमा की कंडीशन दूसरा नंबर यह हुआ कि चंद्रमा अपने स्वराशि का हो, यानी कि कर्क राशि में हो, या चंद्रमा अपने मित्र की राशि में हो, यानी कि सूर्य की राशि में हो, मंगल की राशि में हो, या देवगुरु बृहस्पति की राशि में हो। दूसरा कंडीशन यह भी है, यानी कि पहला कंडीशन की कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं हो, एक कंडीशन। दूसरा, चंद्रमा इन्हीं राशियों में हो या चंद्रमा 2 नंबर की राशि में हो, क्योंकि 2 नंबर की राशि में चंद्रमा उच्च का होता है। गुरुदेव वृश्चिक में नीच का हो जाएगा ना? हाँ, वृश्चिक में नीच का हो जाएगा। तो चंद्रमा कर्क राशि, सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, मीन राशि या वृषभ राशि में हो और कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें भाव में न हो तो रोगी व्यक्ति के स्वस्थ होने की संभावनाओं में बल मिल जाता है। साथ ही तीसरा कंडीशन चंद्रमा के साथ में होता है कि यदि चंद्रमा इन स्थितियों के साथ में किसी शुभग्रह से योग करे। योग का मतलब क्या है? युत होना, पहला कंडीशन। अगर चंद्रमा शुभ युत है, यह ज्यादा प्रभावी है, या शुभ दृष्ट है तो भी प्रभाव देता है।
अगर यह तीनों कंडीशन चंद्रमा पर लागू हो रहा है तो व्यक्ति बहुत जल्द स्वस्थ होता है। व्यक्ति बहुत ही जल्द, यानी कि जो दवा खा रहा है दवा उस पर लागू भी होगा और जल्दी ठीक भी होगा। क्योंकि प्रश्न कुंडली से जब भी हम फलादेश करते हैं, प्रश्न हमारे गुरुजनों का कहना है, पुस्तकों में भी मैंने पढ़ा है कि चंद्रमा प्रश्न कुंडली में बीज का रूप होता है, बीज का दायित्व निभाता है। आपका प्रश्न क्या है, उसका बीज चंद्रमा ही है। चंद्रमा यदि खुशहाल है, अच्छा है, तो आपके प्रश्न के फल अच्छे मिलने वाले हैं, ऐसा कहना चाहिए। गुरुदेव, अब हाँ जी, हाँ जी। गुरुदेव थोड़ा एक चीज क्लियर कर दीजिए, जैसे जो शुभ दृष्ट जो दृष्टि और युति लेंगे तो वो भावेशों के आधार पे लेंगे या नैसर्गिक शुभ ग्रह लेंगे के हिसाब से लेंगे? नैसर्गिक, नैसर्गिक लेंगे। यदि नैसर्गिक शुभाग्रह, आपका प्रश्न उचित ही है, इस प्रकार के प्रश्न सदैव कक्षा में बीच बीच में होते रहने चाहिए, तो कक्षा और उत्तम होता है। कक्षा के अंत में प्रश्न करना ठीक नहीं होता। जो सूत्र की चर्चा चल रही होती है उसी सूत्र पर यदि नहीं समझ में आए तो कक्षा में अवश्य उसी समय पूछ ले। इसीलिए तो हम आप सबों का माइक सदैव खोले रखते हैं, हम कभी माइक बंद नहीं करते। तो यदि शुभ युत है चंद्रमा और नैसर्गिक शुभाग्रह से शुभ युत है तो अच्छी बात है, परंतु वह नैसर्गिक शुभाग्रह यदि छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी नहीं है तो अति उत्तम है। अगर छठे, आठवें, 12, छठे भाव का स्वामी अगर वह शुभाग्रह हो जाता है तो उसी शुभाग्रह के द्वारा ही तो बीमारी बनी है। रोग की शुरुआत का दायित्व तो किस ग्रह पे जाता है? छठे भाव के स्वामी पर जाता है ना। जी गुरुदेव जी। तो यदि नैसर्गिक वह शुभाग्रह स्वयं खष्टेश हो तो फिर वह सूत्र प्रभावी उतनी नहीं होगी, क्योंकि उसका दायित्व ही है बीमारी को, उसका शुभारंभ करना, बीमारी को बढ़ाना। यदि अष्टमेश ही अगर नैसर्गिक शुभाग्रह है तो अष्टमेश का दायित्व है बीमारी को लंबा लेकर जाना। अगर वह अष्टमेश, वह अगर नैसर्गिक शुभाग्रह 12वें भाव का स्वामी है तो इसका दायित्व है कि बीमारी को इतना गंभीर करो कि व्यक्ति अस्पताल जरूर जाए, अस्पताल जरूर जाए, यह 12वें भाव का दायित्व है। परंतु यह एक गूढ़ रहस्य भी है कि छठवें, 8वें, 12वें भाव में जो मुख्य रूप से देव गुरु बृहस्पति एवं शुक्र देव जो प्रमुख शुभाग्रह हैं, ये यदि इन भावों के स्वामी न हो तो अति उत्तम। यदि इन भावों के भी स्वामी हैं तो कम से कम मूल त्रिकोण राशि, इनकी जो 7 नंबर की राशि है मूल त्रिकोण, या देव गुरु बृहस्पति की जो मूल त्रिकोण राशि 9 नंबर की धनु राशि है, यह इन भावों में ना हो। यदि धनु राशि या तुला राशि कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में नहीं होता है तो कुछ ना कुछ लाभ है जरूर देते हैं। अब आपका प्रश्न का उत्तर क्लियर हुआ? जी गुरुदेव। तो यह हुआ। तो आज का यह प्रमुख सूत्र पहला यह रहा। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दिया, वहां से भी आप शामिल हो सकते हैं। यदि शुभाग्रह, हमने शायद यह याद आ रहा है, यदि शुभाग्रह, नैसर्गिक शुभाग्रह अगर कुंडली के 7वें भाव में हो तो भी रोग जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन अब वह नैसर्गिक शुभाग्रह यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति अगर हो जाते हैं तो यहाँ पर नीच के हो गए, लेकिन यहाँ नीच के हो गए ना, इनकी दृष्टि तो उच्च की पड़ी ना लग्न पर,
क्योंकि सातवें भाव में नैसर्गिक शुभ ग्रह होंगे तो बीमारी किसको है, सातवें भाव को है या लग्न को है? अगर नैसर्गिक शुभ ग्रह सातवें भाव में ही नीच का हो जाए तो भी लाभ देगा, कारण कि उस नैसर्गिक शुभ ग्रह सातवें भाव में यदि नीच के हैं तो वह सातवें भाव के फलों को खराब करेंगे, न कि लग्न को। लग्न पर उनकी उच्च की दृष्टि पड़ेगी, तो उच्च की दृष्टि पड़े या उच्च राशि स्थित होकर कोई भी ग्रह हो तो वह उच्च के जैसा यानी कि अच्छे फल प्रदान करते हैं। तो अभी इसी उदाहरण कुंडली में हालांकि देव गुरु बृहस्पति तो 11वें भाव में है, अगर सप्तम भाव में नीच के होते तो आप लोग अपने अपने आज तक के अध्ययन के आधार पर यह बतलाएं कि यह देव गुरु बृहस्पति रोग शांत करने में सहयोगी होंगे या नहीं होंगे? सहयोगी बोलिए। रोग रोग को शांत करेंगे, सहयोगी होंगे। रोग को शांत करने का प्रयास करेंगे, परंतु समस्याएं तो है। आप यह सातवां भाव खराब है, सातवां भाव खराब है। तो हम ऐसे अगर स्थिति में अगर कुंडली बन जाती है तो जिसकी कुंडली है जो रोगी है उसको हम लोग क्या सुझाव सलाह देंगे? तो हम यही कह सकते हैं कि हो सकता है कि आपके जो खास करीबी हैं वह आपके ऊपर में उतना ध्यान नहीं देते हैं, अपनी व्यस्तता के कारण किन्हीं कारणों की वजह से नहीं दे पाते हैं। थोड़ा सा आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, दवा आप समय से लें, पथ परहेज थोड़ा समय से यानी खान पान आहार एवं दवा दोनों समय से लें, इसका केयर आप करें, क्योंकि सातवां भाव जीवन साथी का होता है एवं और सातवें भाव में नीच के ग्रह हो गए तो जीवन साथी की कर्तव्य हीनता की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जिस भाव में जी नीच गुरुदेव, कर्तव्य का कर दिया। जा रहा है। गुरुदेव जीवन साथी को बीमार भी करेगा ना नीच का गुरु यहाँ पर? वो बीमार करेगा नहीं करेगा अब तो वह अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति को तबीयत खराब है, रोग है, बीमारी है, तो देव गुरु बृहस्पति के उच्च के होने के कारण, नीच के होने के कारण लग्न पर उच्च की दृष्टि पड़ी तो उसका बीमारी ठीक होने की संभावनाओं में बल मिला। परंतु यहाँ पर जो नीच का हो गया तो जो स्वजन है, जो खास स्वजन है इनका, वह मदद नहीं करे, यानी कि दवा सही समय से दे देना नहीं दे पाएगा, वो भूल जाएगा। हालांकि वह जानबूझ के तो ऐसी बातें नहीं होती है कि हाँ भाई जीवन साथी है, पत्नी है या पति है, वो जानबूझ के दवा के इग्नोर कर देना, वैसी बातें तो नहीं होती। लेकिन व्यस्तता के कारण, किसी भी कारण वह दवा समय से नहीं दे पाना, जो आहार है उसके बारे में समय से न दे पाना, क्योंकि यहाँ पर सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह नीच का हो गया, सातवें भाव के जो जीव तत्व हैं उनको खराब कर दिया। खराब किया कि नहीं किया? जी कर दिया। कर दिया। तो इस प्रकार से हम लोगों को सोचना चाहिए। इसके बाद में चंद्रमा को देखें, चंद्रमा से छठे भाव को देखें, चंद्रमा से छठे भाव को, तो यहाँ पर इस उदाहरण कुंडली में चंद्रमा 8वें भाव में है, यानी कि सातवें भाव में यदि दूसरा सूत्र था कि यदि सातवें भाव में शुभग्रह हो तो यानी कि लग्न पर शुभग्रह की दृष्टि पड़े तो रोग जल्दी शांत होने की संभावनाएं बनती है। यहाँ पर तो बीमारी हुई लेकिन जल्दी शांत होने की संभावनाओं में दिक्कत हुआ, जल्दी शांत होने की नहीं। लग्न शुभ युत हो या शुभ दृष्ट हो तो रोग शांत होता है। तो इसी सूत्र को हमने यह कहा कि सातवें भाव में बैठा हुआ। अब चंद्रमा
को देखें कि प्रश्न कुंडली में कहाँ है। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा यहाँ पर है। चंद्रमा को देखें, चंद्रमा से छठा भाव को गिने तो यहाँ पर चंद्रमा से छठा भाव लग नहीं हो रहा है। चंद्रमा से तीसरा भाव गिने दसम भाव हो रहा है। चंद्रमा से 10वां भाव गिने तो 7, 8, 9 10वां भाव। चंद्रमा से 11वां भाव, यानी कि चंद्रमा से उपचय भाव को देखें। यदि चंद्रमा से उपचय भाव में कोई भी शुभग्रह हो, यानी कि कुंडली में जो शुभग्रह बनते हैं मुख्य रूप से गुरु या शुक्र, ये दोनों, एवं बुध देव अपनी स्थिति के अनुसार शुभग्रह या पापग्रह बनते हैं, तो इनमें से कोई भी 2 ग्रह कम से कम चंद्रमा से छठे, 8वें, 12वें भाव में होते हैं तो रोग बीमारी जल्दी ठीक होने की संभावनाएं बनती है, जो इस उदाहरण कुंडली में नहीं है। अब यहाँ पे अगर 2 शुभग्रह कोई भी, अगर एक शुक्रदेव यहाँ पर हो जाते चंद्रमा से छठे भाव में, अगर बुध देव अकेले यहाँ पर होते तो यह भी शुभग्रह हो गए ना। 2 शुभग्रह हुए या नहीं हुए? यदि चंद्रमा से उपचय भाव में अगर एक ही शुभग्रह है, फिर भी बीमारी ठीक होने की संभावनाओं में बल मिलता है। कई सूत्रों को हम लोग उपयोग करते हैं, जब 5-7 सूत्र यानी कि अधिकांशतः सूत्र रोग के ठीक होने पर लगता है तो रोग ठीक होने की संभावनाओं पर हम लोग सलाह देते हैं। अगर अधिक बीमारी होने के योग पर, तो बीमारी तो है ही, तभी तो आपसे कुंडली वह दिखलाने आया है। या बीमारी होने के योग पर पूर्व में भी हम लोगों ने कक्षा का संचालन किया है, दो कक्षा, तो बीमारी होगी तो कैसे होगी, हम लोग कैसे देखें, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो चंद्रमा से एक उपचय भाव में यदि एक भी शुभग्रह है तो बीमारी ठीक होने की संभावनाएं बनती है। यदि 2 शुभग्रह बनते हैं तो जल्दी स्वास्थ्य ठीक होता है, यानी कि धीरे धीरे बहुत कम समयों में ठीक हो जाता है। यदि 3 शुभग्रह बन जाएं तो बहुत ही जल्दी, यानी कि जो दवा चल रहा है वही दवा चलते चलते दवा समाप्त होने से पहले बीमारी कंट्रोल में हो जाएगा या बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। लेकिन इस उदाहरण कुंडली में नहीं है। अब यहाँ पर एक बातें आ जाती है कि यदि संभावनाएं बनती शुक्र का और बुध का भी, या गुरुदेव भी होते उपचय भाव में ही, तो तीनों हो गए तो बहुत जल्दी ठीक। तो फिर पूछेगा कि पंडित जी बताइए, बड़ा लंबे दिनों से है बीमार, कितना दिन लगभग लगेगा ठीक होने में? प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? ये हो सकता है, आ फिर सकता है हम, प्रश्न। हाँ, तो फिर हम क्या जवाब देंगे? अगर कुंडली एक ही स्थिति यही हो जाए, चंद्रमा 8वें भाव में है, देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर 10म भाव में चंद्रमा से तीसरे उपचय हो गए, लग्न में ही शुक्रदेव हैं, चंद्रमा से छठे उपचय भाव में हो गए, चंद्रमा से 11वें बुध देव हैं, यह भी अकेले हमने बिठा दिया तो शुभग्रह हो गए, तीनों शुभग्रह। तो क्या जवाब देंगे? तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, इलाज कराते रहे, दवा खाते रहिए। यह तो नहीं हुआ वो संतोषजनक जवाब ना। हम लोगों ने पूर्व की कक्षा में पढ़ा है, प्रश्न कुंडली की सबसे प्रारंभिक कक्षा में पढ़ा है। यदि आप लोग भूल गए हैं तो 2 मिनट की बातें हैं, हम उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सभी ग्रहों का कालमान आप लोगों को नोट करवा देते हैं, जैसे कि पहले भी है। सूर्य देव का कालमान जो होता है वह 6 माह का होता है। चंद्रमा का कालमान बहुत ही तत्क्षण कुछ ही मिनट
या घंटे, घंटा कुछ घंटा नहीं, कुछ मिनट ही समझिए, यानी घंटा से भी कम, घंटा से भी कम, यानी कि घंटों में घंटा से कम मुहूर्त मान सकते हैं। पुस्तकों में तो मुहूर्त बतलाया गया है, किसी किसी पुस्तकों में, किसी किसी पुस्तक में तत्क्षण कहा। मंगल की बात की जाए तो एक दिन, बुध देव का कालमान 2 महीना, देव गुरु बृहस्पति का कालमान 1 महीना, शुक्र देव का कालमान 15 दिन, शनि का कालमान 1 वर्ष। इस प्रकार की कक्षाएं पूर्व में कालमान या ग्रहों के समय पर हम लोगों ने आयोजित किया है, पूर्व में चर्चा हुई है कि नहीं हुई है? वही है। हुई है। अब यहाँ पर देखें कि 3 ग्रह बने, हमने तीनों को उदाहरण कुंडली में, जब उदाहरण कुंडली में तो हम लोग किसी भी प्रकार से कुंडली बनाकर अध्ययन कर सकते हैं, तो फिर तीनों शुभ ग्रहों को देखेंगे कि सबसे बलवान कौन है। क्योंकि यदि उपचय भाव में है शुभ ग्रह तो चंद्रमा को तो देखेंगे नहीं, उपचय भाव में बैठे हुए शुभ ग्रह, यानी कि तीसरे भाव में चंद्रमा से तीसरे भाव में गुरु है, गुरु से 11वें भाव में चंद्रमा होगा तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी नहीं, छठे शुक्र होंगे या छठे गुरु होंगे या छठे बुध होंगे तब भी दृष्टि नहीं। 10वें भी दृष्टि, कोई भी शुभ ग्रह चंद्रमा से 10वें बैठते हैं तो किसी की भी दृष्टि नहीं, 11वें बैठते हैं तब भी दृष्टि नहीं, यानी कि शुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ना। तो हम लोग तीनों शुभ ग्रहों का या अधिक 2 शुभ ग्रह है तो भी दोनों में से कौन बलवान है इसका चयन करना होगा। क्या करना होगा? बलवान ग्रह का चयन। बलवान ग्रह का चयन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखा जाए शुक्र भी है तो चंद्रमा की राशि में है, शुक्र के मित्र बुध एवं शनि राहु होते हैं, चंद्रमा नहीं, शत्रु राशि में है। चंद्रमा कमजोर, शुक्र कमजोर हुआ या बलवान हुआ? कमजोर। बुध देव की बात की जाए तो बुध देव देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति के मित्र कौन है? सूर्य चंद्रमा मंगल है, बुध तो है नहीं। बुध के मित्र भी शुक्र शनि राहु है, बुध भी गुरु को मित्र नहीं मानता, शुक्र देव गुरु बृहस्पति भी बुध को मित्र नहीं मानते, तो यह भी कमजोर हो गए। फिर देवगुरु बृहस्पति को देखा जाए, यह मंगल की राशि में हम लोगों ने यहाँ पर रखा है, तो देवगुरु बृहस्पति के मित्र मंगल है, बलवान कौन हुआ? गुरुदेव। गुरुदेव बलवान। तो गुरुदेव का कालमान क्या है? 1 माह। 1 माह। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है, दवा कीजिए, परहेज कीजिए, और यहाँ पर बलवान देव गुरु बृहस्पति बने, उन्हीं के कारण स्वास्थ्य लाभ होने की जल्दी संभावनाएं हैं। तो हम कहेंगे कि हाँ देव गुरु बृहस्पति की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु का विष्णु पुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, ईश्वर बहुत जल्द स्वस्थ कर लेंगे। या नहीं तो अगर पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो किसी पंडित जी को बुलाइए, थोड़ा रामायण पाठ उनसे सुन लीजिए, थोड़ा रामायण पाठ सुन लीजिए। वैसे रामायण पाठ किसी पंडित जी के द्वारा कराया जाता है तो 4 दिन में रामायण समाप्त होता है, एक पंडित जी 4 दिन में पूरे रामायण समाप्त कर देते हैं, क्योंकि लगभग समथिंग अबाउट 24 घंटे लगता है रामायण समाप्त करने में, तो 6 चौक 24, 4 दिन तो लगेगा ही। तो देवगुरु बृहस्पति और मजबूत हो जाएंगे और फल में निश्चितता बढ़ जाएगी और लगभग महीने दिन में स्वास्थ्य लाभ होने की संभावना है। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गया? जी गुरुदेव। अब इसके बाद में अन्य अगले सूत्र पर हम लोग चलते हैं कि अगला सूत्र क्या है।
लग्न कुंडली में से लगभग एक सप्ताह पहले का गोचर देखिए, कितने दिन पहले का चंद्रमा का गोचर देखिए, एक सप्ताह पहले का, एवं सूर्य का भी। तो मान लिया जाए कि सूर्य देव का अगर अंशात्मक मान 19 है और वर्तमान में यहाँ चंद्रमा का मान अगर 28 हो, तो एक सप्ताह पहले यानी कि 7 दिन पहले ये दोनों ग्रह कहाँ थे? सात दिन पहले के सूर्य स्वास्थ्य के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। एक सप्ताह पहले की स्थिति देखें, तो एक सप्ताह पहले सूर्य देव भी यहीं थे। एक सप्ताह यानी कि 7 दिन पहले, तो अभी सूर्य देव अगर 19 अंश के हैं तो 7 दिन पहले कितने अंश के रहे होंगे? प्रतिदिन सूर्य देव एक अंश चलते हैं, 13 अंश के थे, इसी राशि में थे। एवं चंद्रमा 7 दिन पहले, तो चंद्रमा एक राशि परिवर्तन लगभग कितने दिनों में करता है? 2.25 दिन। 5 भाव में 54 घंटे। 2.25 दिन। तो अब यहाँ देखिए 28 अंश 100 के है, यानी कि इनका यहाँ पर 2 अंश ही बाकी है। यानी कि एक अंश, अभी आपने जैसा कहा कि 54 घंटे 2.25 दिन के ही बराबर होते हैं, तो एक अंश को चंद्रमा में के गति करने में लगभग कितने घंटे लगते हैं? यानी कि 30 अंश गति करने में 54 घंटा लगा। 30 अंश में यह 54 अंश चलते हैं, बोले नहीं ना, 54 घंटे में 30 अंश चलते हैं। तो एक अंश चलने में कितने घंटे? तो 54 में 30 से भाग दे देंगे। इसको भी समझना आवश्यक है। आवश्यक है या नहीं है? जी बहुत। तो यहाँ चंद्रमा 28 अंशों के हैं, 2 अंश ही तो बाकी है। अभी रुके जरा सा बोर्ड साफ करते हैं, तो इस पर भी गणित हम लोग करने का प्रयास करते हैं। कुछ तो गणित हम लोगों को सीखना ही पड़ेगा। यदि नहीं सीखते हैं बिल्कुल, तो सभी काम गड़बड़ ही होगा। सभी बातें सॉफ्टवेयर से नहीं हो पाती। अब चंद्रमा 54 घंटे में 30 अंश चलता है, तो एक अंश चलने में 30 से हम लोगों ने भाग दे दिया, तो 1 मर्तबा, यानी कि 1 घंटा तो पूरा बना, फिर 24 घंटा बच गया। 24 घंटा में 30 अंश, तो इसको हम लोग 6 से गुना कर, 60 से गुना कर देंगे। मिनट में अब आ गया। अब यह मिनट में आया कि नहीं आया? या 24 6 चौका 24, 6 पचे 30, 4/5 गुने 60, 4/5 गुने 60, 12 पचे 60, 12 चौका 48, यानी कि 1 घंटा 48 मिनट में लगभग चंद्रमा एक अंश चलता है। तो यह 1.25 घंटे के आसपास हुआ। तो 3.5 घंटे के बाद में तो इसका राशि परिवर्तन ही हो जाएगा ना। जी लगभग राउंड फिगर में 3.5 घंटे में राशि परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि हो जाएगा। दो ही अंश तो बाकी है। हम लोगों ने कितना अंश लिखा था? यहाँ पर 28 अंश लिखा था, यहाँ पर हम लोगों ने सूर्य का 19 अंश लिखा था। तो 2.25 दिन में जब एक राशि ये पार करते हैं, हमने कहा 7 दिन में, तो कम से कम 3 राशि पीछे। इसको भी पार किया हुआ मान ले, 3.5 घंटा में पार कर जाएगा। तो एक राशि यह हो गया, 2 हो गया, यह 3 हो गया। चंद्रमा कहाँ थे 7 दिन पहले? छठे भाव। छठे भाव में थे।
तो अब देखा जाए कि आज से 7 दिन पहले क्या इन दोनों पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही थी? यदि आज से 7 दिन पहले किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है। यह 7 दिन पहले बगैर पूछे हुए देखना चाहिए। यह 7 दिन का समय क्या है? तो जब भी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है या खराब होने की संभावनाएं बनती है, तो शुरू के दिनों में उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा स्वास्थ्य भी खराब होने वाला है। लेकिन शरीर के अंग तो प्रभावित तो होना शुरू हो जाते हैं ना। उदाहरण स्वरूप यदि कोई भी बीमारी हो तो एकाएक थोड़े दिख जाता है, या आपके पास में जब कुंडली दिखलाने व्यक्ति आएगा तो ज्यों ही बीमारी हुआ त्यों ही थोड़े आ जाता है। बीमारी अगर गंभीर भी है तो एक आध सप्ताह के बाद में ही आता है, या बीमारी जब आपको परेख में आती है तो एक आध सप्ताह पहले से ही हल्का फल्का रहता है, वही बीमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है तब आते हैं ना। हम जो कहना चाह रहे हैं यह चर्चा के माध्यम से प्रत्युत्तर इन शब्दों पर मिलना आवश्यक है, क्योंकि इससे पीछे भी हम लोग अभी चलने वाले हैं। अभी तो हम लोग 7 रोज ही पीछे हम लोगों ने चर्चा किया, अभी 2 महीने पीछे चलेंगे। तो बीमारी कम से कम 1 सप्ताह पहले से शुरू हो रहता है, तभी तो 7 दिन के बाद में पता चलता है ना। जी गुरुदेव, तभी परिलक्षित होता है 7 दिन बाद। 7 दिन बाद। तो बीमारी जब शुरू हुई थी तो चंद्रमा और सूरज की स्थिति कैसा था? यदि उस वक्त चंद्रमा एवं सूरज दोनों ही अगर शुभ युत या शुभ दृष्ट रहे होते तो स्पष्ट सी बात है कि बीमारी हल्की फुल्की है, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। यदि चंद्रमा शुभ युत नहीं है तो किससे युत है या दृष्ट है इसको देखें। तो आज से 1 सप्ताह पहले जब यह कुंडली देखा गया तो उस वक्त चंद्रमा 6ठे भाव में था। जिस रोज कुंडली देखा गया उससे 1 सप्ताह पहले। हमसे पूछिए, हम सभी ग्रहों का अंशात्मक मान भी हमने लिख के रखा है। उस रोज सूर्य का अंशात्मक मान 19 था, चंद्रमा का 28 था, मंगल का 26 था, मंगल का 26 था, बुध का 14 था, देवगुरु बृहस्पति का 17 था, शुक्र का 4 था, राहु का 5 अंश था, शनि का अंश याद नहीं है और हमने लिखा भी नहीं था, लेकिन 20 से अधिक था। तो चंद्रमा मंगल से दृष्ट है। किससे दृष्ट है? मंगल देव। नीच के ग्रह, ये मंगल देव नीच के हैं यहां पर। लेकिन राशि मिथुन है। हम नीच के इसलिए बोल रहे हैं कि ग्रहों का नियम है कि यदि कोई ग्रह जिस राशि में रहता है तो इससे मंगल देव पहले कर्क राशि में थे यहाँ पर और बकरी थे, और बकरी गति के कारण यह मंगल देव मिथुन राशि में आ गए। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है, आप लोगों को याद होगा कि उस वक्त मंगल देव जब नीच के हुए थे उस नीच के स्थिति में ही बकरी हो गए थे ना। याद आ रहा है आप लोगों को? जी जी जी। और वह कर्क राशि से मिथुन राशि में चले आए और फिर मार्गी हुए तो फिर मिथुन से कर्क में चले जाए। स्थितियां ग्रहों की यही थी या कुछ दूसरा था? यही था गुरुदेव। तो नियम यह है, एक विशेष नियम आप लोग पढ़ें समझें कि जो ग्रह, हम अभी लिखते हैं इसको नोट करें, या ऐसे नियम बार बार इस प्रकार के नियम का उपयोग नहीं होता। जो ग्रह
जो ग्रह जिस राशि में वक्री हो जाता है, वक्री होकर राशि में वक्री हो जाता है, तो यदि वह उससे पिछली राशि में भी चला जाता है तो वह वक्री ग्रह उसी राशि का फल देता है जिस राशि में वह वक्री हुआ था। यह बीमारी के लिए यह नियम लगता है। तो मंगल देव तो नीच के हैं, नीच के जैसा ही फल देंगे। यह ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे प्रबुद्ध विद्वान लोग भी कक्षा में शामिल हैं। इन्होंने, आप लोगों ने कई बार पुस्तकें पढ़ी होगी, कई कई पुस्तकों में देखने को मिलता है कि कोई ग्रह वक्री नहीं चलते। ये लोग आकाश में जो वक्राकार, जो इन लोगों का जो परिभ्रमण पथ है, इसलिए अनुभव में आता है कि फला ग्रह वक्री हो गया। क्या यही बातें हैं? आप लोगों ने पढ़ा है किसी ने या नहीं पढ़ा है? जी यही बात है। तो यह अनुभव के आधार पर हो जाता है, और फलित ज्योतिष शास्त्र जो है अनुभव के आधार पर, देखने के आधार पर बनता है, चलता है। इसलिए वह वहां चलेगा, फल तो कर्क राशि नीच के ही देंगे, लेकिन दृष्टि तो दे रहे हैं। तो मंगल देव के नीच के ग्रह के दृष्टि होने के कारण, या पाप ग्रह यदि वक्री होते हैं तो ज्यादा पाप फल देते हैं। तो मंगल पाप ग्रह भी है, क्रूर ग्रह भी है, वक्री भी हो गया, अधिक पाप फल भी देना है। यहाँ पर मंगल योग कारक भी है। तो योग कारक ग्रह संपन्नता देगा, वह अलग विषय वस्तु है। संपन्नता के लिए यह शुभ ग्रह हो गए। अगर प्रश्न कार्यों से संबंधित रहता, प्रश्न आय से संबंधित रहता, तो यह शुभ ग्रह का काम करते एवं उसमें सहयोग प्रदान करते, क्योंकि नीच के वक्री ग्रह भी उच्च के जैसा फल देते हैं संपदा के मामले में। किस चीज के मामले में? उच्च के नीच के वक्री ग्रह, अगर कोई ग्रह नीच का हो और वक्री हो जाए तो संपदा एवं धन विद्या बुद्धि से संबंधित प्रश्नों पर, जो उन्नति की तरफ में लेकर जाने वाला जितने प्रश्न होते हैं, उसमें उच्च के जैसा फल देता है नीच का वक्री ग्रह। परंतु यदि प्रश्न बीमारी से संबंधित हो तो यह फल अलग हो जाता है। मंगल देव किस प्रकृति के ग्रह हैं? क्रूर। उग्र। पीत प्रकृति। पीत प्रकृति के। तो जब तो जो ग्रह पीत प्रकृति का होता है वह अपच की बीमारी देता है। किस चीज की बीमारी देता है? अपच। अपच की बीमारी अवश्य देता है। और इसी कुंडली पर कल की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया था, तो हम लोगों ने पाया था कि गैस से संबंधित, पेट से संबंधित बीमारी थी, जिसके कारण अनेक प्रकार के शरीर के अनेक अंगों में दर्द हो रहा था। गांव के छोटे मोटे मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा लेता था, थोड़ा दर्द कम हुआ, फिर बीमारी वहीं की वहीं। क्योंकि मूल बीमारी तो यहाँ पर है, मूल बीमारी तो यहाँ है। जो गांव के चाहे छोटे मोटे लोग हल्के फलके नहीं जाने, तो हमने सुझाव सलाह दिया, या कोई विद्वान सुझाव सलाह दिया कि हाँ भाई अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। अच्छे डॉक्टर के पास में गया, धीरे 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 ऐसी बीमारियां, गैस से संबंधित बीमारी थोड़ा लंबे दिन में ठीक भी होता है तो ठीक हो। तो यदि 7 रोज पहले अगर यही चंद्रमा शुभ युत या शुभ दृष्ट होता तो बीमारी हल्की होती, कष्टदायक नहीं होता, लंबा दिन नहीं चलता, जल्दी ठीक हो जाता। प्रश्न लग्न को भी देखें।
कि यहाँ पर लग्न में कौन सी राशि है। प्रश्न कुंडली में राशियों का बड़ा महत्व है कि चर राशि है, द्विस्वभाव राशि है या स्थिर राशि है। अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग प्रकार के फल देखने को मिलता है। प्रश्न यहाँ पर रोग का है, प्रश्न रोग का है और रोग कब तक ठीक होगा, ठीक होने की संभावनाएं हैं कि नहीं है। यदि इस प्रकार का प्रश्न हो और लग्न में चर राशि हो तो बीमारी उपाय एवं औषधि सेवन से निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। अगर लग्न कुंडली में चर राशि हो तो यहाँ पर लग्न में चर राशि है, प्रश्न लग्न में यदि चर राशि बनती है और व्यक्ति प्रश्न आपसे करता है कि क्या रोग ठीक हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आप औषधि सेवन कीजिए और ईश्वर पर भी भरोसा रखिए। और आपने जिस डॉक्टर से दिखलाया है, यदि डॉक्टर थोड़ा अच्छा डॉक्टर से दिखला लीजिए, और चाहे डॉक्टर कोई भी हो, अच्छे डॉक्टर से दिखलाइए, उस पर विश्वास कीजिए, ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी ठीक होगा और बीमारी बिगड़ेगी आपकी नहीं, उत्तरोत्तर सुधार होता हुआ चला जाएगा। आप हतोत्साहित ना हो। साथ में कोई वैसा ग्रह जो शुभ कारक बन रहा हो, उससे पूजा पाठ से संबंधित उपाय कुछ बता दें। क्योंकि जब भी आपके पास में कोई आएगा तो कहेगा कि अच्छा तो किस देवता का पूजा करें, कौन सा व्रत करें। तो जो वर्तमान में ग्रह बन रहे हों अच्छे स्थिति के, उनको कहा उस ग्रह की। अगर वहीं स्थिर राशि हो, यदि स्थिर राशि लग्न में हो जाए, स्थिर राशि कौन कौन सी होती है, 2, 5, 8 एवं 11, ये राशियां स्थिर राशि है। यदि लग्न कुंडली में लग्न में स्थिर राशि हो तो बीमारी बड़ा लंबा चलेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, बीमारी भी ठीक स्थिर रहता है। यदि द्विस्वभाव का राशि है, यदि द्विस्वभाव का राशि हो तो यहाँ पर चयन करना चाहिए कि यह स्थिर राशि की तरफ है या चर राशि की तरफ है। द्विस्वभाव की राशि में चर एवं स्थिर दोनों के गुण होते हैं। अगर यहीं पे अगर 2 नंबर की राशि होता और लग्न का अंशात्मक मान अगर 12 होता तो इसे हम लोग चर मानेंगे या स्थिर मानेंगे? चर। चर मानेंगे। द्विस्वभाव का 15 अंश से अगर कम होता है तो चर मानते हैं, 15 अंशों से अधिक होता है तो भले ना, हाँ नहीं, अगर 2 के बाद में 3, हाँ 3 राशि हो गई ना, द्विस्वभाव तो 3 राशि होगा, 3, 6, 9 या 12। 2 तो पिछली बार में हम लोगों ने किया था कि यदि स्थिर राशि हो तो बीमारी स्थिर रहता है, जल्दी ठीक नहीं होता। यदि द्विस्वभाव की राशि हो जाए, 3 हो, 6 हो, 9 हो या 12 हो और लग्न का मान 12 हो जाए तो यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 2 राशि हो, 2 नंबर की राशि हो जाएगी। तो 12 नंबर की राशि अगर 12 अंश है तो आधे से पहले है, तो द्विस्वभाव राशि के पहले अंश, तो पहला वाला क्या है, स्थिर है,
तो यदि द्विस्वभाव राशि में 15 अंश से कम है तो वह स्थिरता का गुण प्रदर्शित करता है, एवं यदि 15 अंशों से अधिक है तो चर का गुण प्रदर्शित करता है। क्योंकि अगर द्विस्वभाव में यहाँ पर 3, 6, 9 या 12 लग्न हो जाए और 20 अंशों का हो जाए तो यह चर के तरफ जा रहा है ना। जी गुरुदेव, चर की तरफ जा रहा है, तो कर की तरफ जा रहा है। हाँ, कर की तरफ और चर की तरफ जा रहा है। तो द्विस्वभाव में बाद वाला जो 15 अंश होता है वह चर का गुण दर्शाता है, एवं जो पहले वाले 15 अंश होते हैं वह स्थिर की तरफ दिखलाते हैं। और भी कई चीज हैं, बीमारी ठीक होगा या नहीं, इस पर थोड़ी सी विषय वस्तु और भी रह गया जो हम लोग कल की कक्षा में उपयोग करेंगे। आशा करते हैं कि आज की कक्षा आप सबों को अच्छा लगा होगा। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा में किसी भी प्रकार की वैसी बात हो जो न समझ में आया हो, या हम लोग जब कक्षा का संचालन करते हैं आप लोगों में से किसी को यदि सुझाव देना हो तो समूह में दे सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट में भी आप लोग अपनी सुझाव लिख सकते हैं। और आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं।